हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के 69th बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज से टेस्ट 2 के फुल सिलेबस टेस्ट 2 के साइंस के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, चाल और वेग के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है, ये सही है। और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है, ये बिल्कुल सही है। यूनिट टाइम में जो कवर किया गया डिस्टेंस होता है वो चाल यानी स्पीड, और यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है उसका वेग यानी वेलोसिटी। सेकंड है, चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं होता है, वो तो एक्सेलरेशन का होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है। बिल्कुल, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हैं, साथ ही वह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या यूं कहें कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या यूं कहें कि लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करता है। यानी वेलोसिटी के पास तीन चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को वो फॉलो भी करता है। तो इस कारण से ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास दिशा भी है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, न तो उसके पास डायरेक्शन है और न ही वो वेक्टर अलजेब्रा को लॉ को फॉलो करता है, वो सिंपल अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करता है। तो इसमें से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु या पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये पीस ऑफ वायर है, एक वायर का एक छोटा सा टुकड़ा हम ले लेते हैं, वायर का छोटा सा टुकड़ा, तो ये बहुत सारे एटम्स के मिलने से बना हुआ है। मैग्नीफाई करके एक एटम यहाँ से मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये इसका एक एटम है। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, वो तो बाहर निकलेंगे नहीं। कोई भी कंडक्टर है तो रूम टेम्परेचर पर भी उसके ऑर्बिट में जो बाहरी ऑर्बिट है, यानी जो वैलेंस सेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पर भी उनको उतनी एनर्जी मिल जाती है जिससे कि वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। तो जब बाहर निकल गए तो फ्री हो गए, मोबाइल हो गए, और वहीं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। न तो प्रोटॉन बाहर निकलेगा और न ही न्यूट्रॉन निकलेगा, निकलेंगे कौन सा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर। तो पॉजिट्रॉन भी नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर पीला रंग दिखाई देता है। तो सोडियम नाइट्रेट की वजह से पीला रंग दिखाई देता है, येलो, और बेरियम के कारण ग्रीन, और स्ट्रोंशियम के कारण रेड दिखाई देता है। तो बेरियम के कारण हो गया ग्रीन, स्ट्रोंशियम के कारण हो गया रेड, और इसमें से सोडियम के कारण हो गया येलो कलर। तो इसमें से येलो कलर ही हमें चूज करना है, पीला रंग। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लाइकेन में भोजन कवक के द्वारा तैयार किया जाता है। लाइकेन में भोजन कवक के द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। लाइकेन है क्या, लाइकेन जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशन है फंगस एंड एल्गी के बीच का, जिसमें कवक जो है, कवक एल्गी को आवास प्रदान करता है और बदले में एल्गी जो है भोजन बना करके फंगस को देता है, कवक को देता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है, कवक में पोषण का मृतोपजीवी तरीका होता है। बिल्कुल, फंगी जो है कवक, वो अपना भोजन डेड या फिर डिकेइंग मैटर से प्राप्त करता है। तो कवक में पोषण का मृतोपजीवी तरीका है, ये स्टेटमेंट सही है। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता।
बिल्कुल सही बात है। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। राइजोबियम जो है वो पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है। राइजोबियम जो है प्रायः चना, मटर, मूंग, सेम के जड़ों में रहता है और उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करके देता है। बदले में पौधे जीवाणुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। तो राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ये स्टेटमेंट सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन यानी रेस्पिरेशन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? तो रेस्पिरेशन का जो फार्मूला होता है, केमिकल रिएक्शन जो होता है, C6H12O6 प्लस 6O2, ये बदलता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस यहाँ से एनर्जी जनरेट हो रही है, हीट के रूप में एनर्जी यहाँ से जनरेट हो रही है। तो चूंकि यहाँ से एनर्जी जनरेट हो रही है हीट के रूप में, इसलिए इसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, राइट ऑप्शन सी होगा। और ऊष्माशोषी इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जिसमें से हीट निकल नहीं रहा हो, हीट गेन हो रहा हो, उसको कहा जाता है ऊष्माशोषी। जैसे इनो सॉल्ट जो है जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं या फिर ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। तो जिसमें हीट गेन हो रहा हो उसको कहा जाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट प्रोड्यूस हो रहा हो उसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे क्विकलाइम, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये बना लेता है सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, CaOH का होल ट्वाइस बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है हीट के रूप में। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये बॉयल कर रहा है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है? तो लिटमस का कलर न्यूट्रल सॉल्यूशन में पर्पल कलर का होता है, इसे लिटमस जो है पर्पल कलर का ही होता है। तो लिटमस का न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलर पर्पल होगा यानी बैगनी कलर का होगा। और इस पर्पल कलर को जब हम एसिड के प्रेजेंस में रखेंगे यानी एसिड में डालते हैं इसको, तो वो लाल कलर का हो जाता है। यानी एसिड जो है लिटमस पेपर को लाल रंग में कन्वर्ट कर देता है, वहीं बेस जो है इसको नीला यानी ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन न्यूट्रल सॉल्यूशन में रिमेन सेम इसका पर्पल कलर ही रहता है। तो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्त्राव से होता है? तो जब नेटल पौधे को छुआ जाता है तो उसमें से बाल जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं, रेशे टाइप की चीज़ें आ करके वो हमारे हाथों में गड़ जाता है। और जब गड़ता है तो उसमें जो मेथेनोइक अम्ल है, जिसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है, मिथेनोइक, इसका फार्मूला होता है HCOOH। ये मेथेनोइक एसिड कहिए या फॉर्मिक एसिड कहिए, यही हमारे हाथों में चला जाता है और दर्द करता है। तो मेथेनोइक अम्ल की वजह से होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस घोल में विद्युत चालकता नहीं है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्गर बेस है, NaOH। जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाता है, OH माइनस में टूट जाता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं और इनकी मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है वहाँ पे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा, वही घोल जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा जिसमें आयंस होंगे। तो इसमें से एसिटिक एसिड CH3COOH एक वीक एसिड है, लेकिन हम इसको वाटर में डिजोल्व कराएंगे तो ये CH3COO माइनस और H प्लस में ये टूट जाएगा। तो अपोजिट आयंस है यहाँ पे, ये भी मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, HCl, तो ये भी H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा सॉल्यूशन के फेज में। तो यहाँ पर भी अपोजिट आयंस है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन ग्लूकोज C6H12 और O6 जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये आयंस में नहीं टूटता है, इस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता है।
तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है दो चीज़ों का स्पष्टीकरण प्रदान करता है, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? जैसे मान लीजिए कि दो रिएक्टेंट्स है ए और बी, ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं C+D। तो चूँकि यहाँ पे जो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम का जस्ट रीअरेंजमेंट हो जाता है, एटम्स जस्ट रीअरेंज हो जाते हैं, अंदर से कोई एटम्स बाहर नहीं जाता है और बाहर से कोई नया एटम अंदर नहीं आता है। जो रिएक्शन मिक्सचर में एटम्स प्रेजेंट होते हैं वहीं आपस में रीअरेंज हो जाते हैं, कुछ पुराना बॉन्ड टूटता है और नए बॉन्ड बनते हैं। इस कारण से टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों ही स्थिति में सेम रहेंगे। तो इसको कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और निश्चित अनुपात का नियम, जैसे मान लीजिए कि वाटर है H2, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, तो ये हो जाएगा 2 इसका मास, और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 2:16, यानी 1:8 हो जाएगा, 1:8। इस वाटर के प्रिपरेशन का सोर्स कुछ भी हो, ये वाटर जो है किसी नाली से लिया गया हो, रिवर वाटर हो, सॉल्ट वाटर हो, या फिर किसी लैब में इसको बनाया गया हो, इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो होगा रिमेन 1/8 ही रहेगा। इसी को कहा जाता है निश्चित अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो ये दोनों ही चीज़ों का स्पष्टीकरण प्रदान करता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जा विकिरण के प्रकारों में ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा? तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच न्यू, एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, या फिर hc/λ होता है, hc/λ। एच जो प्लांक्स कांस्टेंट है उसका वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड होता है, और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। तो इसमें से हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी इन चारों ऑप्शन में से, यदि गामा रेज यदि इसमें होता तो गामा रेज की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और इस कारण से उसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। तो इनमें से यदि हम देखें, जैसे विजुअल, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें तो यहाँ पे विजुअल कलर्स हैं, विजुअल कलर्स हैं, और इधर रेड है और इधर वायलेट है, विजुअल कलर्स हो गए, और इधर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट UV, और इधर होगा इंफ्रारेड IR इंफ्रारेड, और इधर होगा एक्सरे, लेफ्ट साइड में एक्सरे होगा। तो इनमें से हम देखें तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? इंफ्रारेड का है। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो सबसे एनर्जी कम किसकी होगी? इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड सबसे कम एनर्जी इंफ्रारेड की होगी। तो इंफ्रारेड में तो C या फिर D होने जा रहा है, A और B ख़त्म हो गया, A और B सबसे ख़त्म हो गया। सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी इंफ्रारेड की, उसके बाद में किसका? विजुअल कलर का होगा। इंफ्रारेड से ज़्यादा एनर्जी विजुअल कलर की होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी जो है अल्ट्रा वायलेट की होगी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्सरे की होगी। तो ये सही ऑप्शन C होने जा रहा है। तो C ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्सरे की होगी, उससे कम अल्ट्रा वायलेट, उससे कम दृश्य प्रकाश यानी विजुअल कलर की, और उससे कम इंफ्रारेड की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पीत रस स्रावित करती है, जो निम्नलिखित में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो पीत रस जो है वसा का, फैट का डाइजेशन करवाता है, राइट ऑप्शन C होगा। और पैनक्रियाज जो दोनों ही एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ही ग्लैंड हैं। इंडोक्राइन के रूप में इंसुलिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है, जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। और एक्सोक्राइन के रूप में 3 तरीका के एंजाइम का स्त्रवण वहाँ से होता है, ताल, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है?
प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। एमाइलेज किसका? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है। और लाइपेज क्या है? फैट का डाइजेशन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, क्विक लाइम जैसे CaO हो गया, इसमें ओ वाटर इसमें हम डाल देते हैं H2O, तो ये बन जाता है सेलेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, जब CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सेलेक्ट लाइम क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करता है तब बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या फार्मूला होता है? CaOCl इंटू Cl यानी CaOCl2 होता है। तो सेलेक्ट लाइम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है यानी सेलेक्ट लाइम एंड क्लोरीन के बीच में जब रिएक्शन होता है तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इथाइल एल्कोहल का यूज मोटर व हवाई जहाज़ों में ईंधन के रूप में होता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल जो कहा जाता है उसमें, ये सही है, ईंधन के रूप में उसका यूज किया जाता है। मिथाइल एल्कोहल का यूज कृत्रिम रंग बनाने में होता है, ये भी सही है। ग्लिसरॉल का यूज जूतों की पॉलिश में होता है, ये भी सही है। पायरीन का यूज आग लगाने में होता है, नहीं, आग बुझाने में होता है। पायरीन का ये स्ट्रक्चर होता है, 4 बेंजीन रिंग है यहाँ पे, 4 बेंजीन रिंग, ये 2 बेंजीन रिंग हो गया, फिर यहाँ से एक बना लीजिए ये, फिर यहाँ से कुछ इस तरीक़े से बना लीजिए, ये बेंजीन रिंग हो गया 4। ये होता है पायरीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर होता है पायरीन का। और पायरीन का यूज किया जाता है आग बुझाने में, इसके अलावा रंग बनाने में, प्लास्टिक्स के निर्माण में और पेस्टिसाइड्स वगैरह में भी इसका यूज हो जाता है बनाने में। तो ये सही मैच नहीं है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपचयन से पहले किस प्रकार के अयस्क को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में तीव्र ताप द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? देखिए, मेटल के ऑक्साइड से मेटल का निष्कर्षण बहुत ही आसान होता है अदर के कंपैरिजन में, तो इसलिए मेटल किसी अदर फॉर्म में है तो उनको ऑक्साइड में बदला जाता है। जैसे कार्बोनेट के फॉर्म में यदि कोई मेटल है तो उसको जस्ट गर्म कर देंगे तो किस में बदल जाएगा? ऑक्साइड में बदल जाएगा, और ऑक्साइड से उस मेटल का निष्कर्षण कर लिया जाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है कार्बोनेट अयस्क में। इसको जस्ट गर्म कर दीजिए, ऑक्साइड में बदल जाएगा, वहाँ से मेटल का निष्कर्षण हो जाएगा। इसको कैल्सिनेशन कहा जाता है। जस्ट जब हम गर्म कर देंगे और ऑक्साइड में बदल जाएगा तो वो कहलाएगा कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन कहलाएगा। और जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, सल्फाइड अयस्क, इनको यदि सिर्फ गर्म कर देंगे तो ये ऑक्साइड में नहीं बदलते हैं। तो इनके लिए क्या होगा? एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनको जब हम गर्म करेंगे तो सल्फाइड ओर जो है ऑक्साइड्स में बदल जाएंगे, ऑक्साइड में बदल जाएंगे, और ऑक्साइड से मेटल का निष्कर्षण करना आसान है। तो सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रोस्टिंग। तो 2 चीज़ें हो गई, कैल्सिनेशन, किसमें? कैल्सिनेशन ऐसे ही गर्म कर दिया, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या नहीं भी है ऑक्सीजन तो, और सल्फाइड अयस्क को जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं वो ऑक्साइड में बदलता है तो उसको रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल क्षारक नहीं है यानी वीक बेस नहीं है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, वीक है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये भी एक वीक बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये मॉडरेट कह सकते हैं इसमें हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर बेस है,
तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, ये भी इक्वेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के एक अणु में होता है, तो साबुन का जैसे एक ये मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, तो इसका ये हेड हो गया, हेड, और ये टेल हो गया। तो इसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, और ये हाइड्रोफोबिक होता है, फोबिक। फोबिक का क्या मतलब होता है, न्यूज में अक्सर सुनने को मिलता है, हिंदू फोबिया, इस्लाम फोबिया। फोबिया का मतलब होता है नफरत, दूर हटाना, दूर हटना, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये वाटर को, ये जो टेल जो है हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर को दूर हटाता है या वाटर से दूर रहता है ये। और फिलिक का मतलब क्या होता है, उस वाटर से जुड़ करके रहता है, वाटर की तरफ रहता है। तो दो सिरा होता है, हाइड्रोफिलिक इसका सिर होता है यानी हेड, और हाइड्रोफोबिक पूंछ होता है। और इस कारण से एक तो हाइड्रोफिलिक हो गया जो वाटर से जुड़ करके रहता है, और दूसरा वाटर से दूर रहता है, इस कारण से जो डर्ट है, मैल जो है, उसकी सफाई आसानी से हो जाती है। तो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैसीय विनिमय निम्नलिखित में से किस भाग से होता है? तो जड़ों से भी होता है, तना से भी होता है, पत्तियों से भी होता है। पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है उसी के ओपनिंग से गैसेस का विनिमय होता है, और वहाँ पे गार्ड सेल जो है गार्ड करती है, नियंत्रित करती है। तो तीनों ही हो जाएगा, 1 2 3, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश यानी वेक्टर नहीं है? तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी उस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है जिसके पास में मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और वो वेक्टर एलजेब्रा के लॉ को फॉलो करती हो। वेक्टर एलजेब्रा के लॉ में क्या आता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रही हो तो उनको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो वेक्टर क्वांटिटी में विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट आता है, वेग यानी वेलोसिटी आता है, बल यानी फोर्स आता है। ये तीनों ही जो है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन आयतन के पास में कोई डायरेक्शन नहीं है, और ये ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी नहीं करती है। तो आयतन एक वेक्टर नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस कारण से राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न जीवों में श्वसन की दर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलीय जीवों में सांस लेने की दर स्थलीय जीवों की तुलना में बहुत तेज होती है, ये बात सही है। जलीय जीवों जो भी एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनका ब्रीदिंग रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर में कम ऑक्सीजन डिजोल्व है एयर के रेस्पेक्ट में। एयर में ज़्यादा ऑक्सीजन है, वाटर में कम ऑक्सीजन है, और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इस कारण से जल्दी जल्दी वो सांस लेते हैं ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। तो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही के तरह कार्य करती है? तो वो है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। पैनक्रियाज, अग्नाशय, ये एक्सोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन के रूप में एंजाइम को सीक्रेट करती है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन करवाता है। और इंडोक्राइन के रूप में इंसुलिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है, और इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। तो राइट ऑप्शन बी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। इसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं डाइजेशन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में टूटते हैं, और वो वहाँ से एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में ही। ये रिएक्शन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, और जो एटीपी के रूप में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जनरेट हो रही है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रही है। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह, शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसे सर्वप्रथम एस.जे. सिंगर ने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले फ्लेमिंग ने देखा था, एस.जे. सिंगर ने नहीं देखा था। तो बी स्टेटमेंट गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में अनुपस्थित होता है, ये सही है। इसमें डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम इसमें पाया जाता है, ये सही है, डी स्टेटमेंट सही है।
सी भी सही है, ए सही है, गलत कौन सा है, बी गलत है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले फ्लेमिंग ने देखा था, ऑल्टमैन ने उसका नाम बायोप्लास्ट रखा, जबकि बेंडा ने उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवानोवस्की जो कि एक रूसी वैज्ञानिक थे, इवानोवस्की ने विषाणु की खोज किस पौधे में की थी? इवानोवस्की ने 1892 में विषाणु की खोज तंबाकू के पत्तों में की थी। तंबाकू के पत्तों में जो मोज़ेक रोग होता है उसी के कारण को खोजते हुए उन्होंने विषाणु की खोज की थी। तो तंबाकू होगा राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर में किस तत्व का पता लगाया था? तो RH फैक्टर का पता लगाया था। RH तत्व राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांधता के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति लाल एवं हरा रंग नहीं पहचान पाता है, ये सही है। यह एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही है। आनुवंशिक रोग इसलिए है क्योंकि माता जो है अपने मैके से लेकर के आती है और अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर देती है, दे देती है, और ये होता क्यों है? X गुणसूत्र की वजह से होता है। स्त्रियां इस रोग से तभी प्रभावित होती है जब उनके दोनों गुणसूत्र यानी X प्रभावित होता है, ये सही है। वर्णांधता की स्थिति में पुरुषों में भी दोनों गुणसूत्र XY का प्रभावित होना आवश्यक नहीं, सिर्फ X गुणसूत्र का प्रभावित होना आवश्यक है। जब X गुणसूत्र प्रभावित होता है तब जाकर के ये कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता आता है। तो इसमें से डी ऑप्शन जो है ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक नर हार्मोन है? तो इसमें से एंड्रोजन जो है एक मेल सेक्स हार्मोन है, एंड्रोजन नर हार्मोन है, राइट ऑप्शन डी होगा। एस्ट्रोजन जो है फीमेल सेक्स हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन भी। एंड्रोजन जो है मेल सेक्स हार्मोन है, राइट ऑप्शन डी होगा। इस हार्मोन की वजह से ही पुरुषों का आवाज़ भारी होता है, सीना चौड़ा होने लगता है, दाढ़ी मूछें आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। पत्ती को तने का चपटा एवं पार्श्व उभार माना जाता है, ये सही है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ये भी सही है। वह हरे रंग को जो है रिफ्लेक्ट करती है और बाकी रंगों को एब्जर्व कर देती है। तो हरा रंग रिफ्लेक्ट होता है, इस कारण से पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है, ये भी सही है। पत्ती के मुख्यतः 2 भाग पर्णवृत्त एवं पर्णदल होते हैं, नहीं 3 भाग होते हैं पत्ती के, पत्ती आधार, पेटियोल एंड लेमिना। तो डी स्टेटमेंट गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, सुक्रोज किस एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल जाता है? तो वो है इन्वर्टेस एंजाइम, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस प्रकाश में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा जो है लाल प्रकाश में होता है। रेड कलर जो है प्रकाश का, जो रेड वाला जो कंपोनेंट है, इसका वेवलेंथ जो है ज़्यादा एक्साइट करता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो लाल में जो है सबसे ज़्यादा होगी और बैगनी में सबसे कम होती है, सबसे कम बैगनी में, सबसे ज़्यादा लाल में। तो राइट ऑप्शन सी होगा। विस्थापन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई जिग जैग पाथ पे कोई पार्टिकल ए से बी तक गया, ए से बी तक, तो एक्चुअल जो पाथ का लेंथ है वो डिस्टेंस कहलाएगा, और ए से बी तक का जो डायरेक्ट जो लेंथ है, ये स्मॉलेस्ट सबसे मिनिमम जो लेंथ है, यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो मिनिमम जो लेंथ है, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाएगा? विस्थापन कहा जाएगा, ये सही है। विस्थापन अदिश राशि है, नहीं, विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है ये। विस्थापन का मान धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए कि ए से कोई पार्टिकल चला, ए से बी पर आगे की तरफ गया और फिर
लौट करके ए पे आया और फिर पीछे की ओर चला गया, सी पे चला गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि पीछे की ओर पार्टिकल गया हुआ है, इसका फाइनल पोजीशन पीछे है। तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, सी स्टेटमेंट सही है। विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है, बिल्कुल। ए से बी तक गया कोई पार्टिकल और लौट करके फिर ए पे आ गया, तो उसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही पॉइंट पे है, तो इस कारण से फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो डी स्टेटमेंट भी सही है। गलत कौन सा है? बी गलत है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जैव यौगिकों में कार्बनिक, जो भी यौगिक है कार्बनिक कंपाउंड है, में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व निम्नलिखित में से क्या है? तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन तो निश्चित रूप से रहेगा ही रहेगा, कार्बन निश्चित रहेगा। कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर, अदर तो रहेंगे, लेकिन कार्बन निश्चित रूप से रहेगा, तो कार्बन राइट ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा इम्तिहान के फुल सिलेबस टेस्ट 2 के साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।